10 to
इतने स्टूडेंट सब बाकी है। आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो। एटलीस्ट मैसेज करके मुझे बताओ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, मैं कैसे चालू करूँ लेक्चर। आप लोग के माइक ओपन है। मैं मेरी आवाज आ रही है? बराबर हूँ मैं आवाज में? हाँ सर। ठीक है। वरना पता चला वेस्ट हो गया लेक्चर मेरा। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ मैं। इतने ही स्टूडेंट सब बाकी है क्या? इसमें कितने ही स्टूडेंट दिख रहे हैं सिर्फ? है 9 स्टूडेंट है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैम इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ करना है क्या? सर आप पढ़ाइए, ऑलरेडी ऑन है। ऑन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक मैं डब्ल्यूबीसी पढ़ा चुका हूँ, तो मैं सॉरी आरबीसी पढ़ा चुका हूँ, मैं डब्ल्यूबीसी स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। तो डब्ल्यूबीसी मैंने क्लास में पढ़ाया होगा तो बताया होगा, और नहीं बताया तो मैं वापस बताता हूँ, प्लीज ध्यान रखना। रेड रेड के लिए बायोलॉजी में क्या वर्ड यूज होता है? एराइथ्रो। एरिथ्रो वर्ड यूज होता है ना? वाइट या फिर कलरलेस के लिए बायोलॉजी में क्या वर्ड यूज होता है? तो वर्ड यूज होता है ल्यूको। है ना? इसी वजह से डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम जो है, ठीक है, इनफैक्ट बायोलॉजिकल नेम बोल सकते हो आप, क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स, या नोन एज ल्यूकोसाइट्स। उनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। है ना? उसके बाद उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? कोई भी ब्लड का सेल होने दो, हमेशा उनका फॉर्मेशन किधर होगा? रेड बोन मैरो। ठीक है। अगेन मैंने फॉर्मेशन के लिए एक वर्ड समझाया था क्लासरूम में। फॉर्मेशन के लिए वर्ड यूज होता है पोएसिस या फिर जेनेसिस। और इसी वजह से रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को, ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उनका जो ये है लाइफ स्पैन है, जैसे आरबीसी का 120 होता है, डब्ल्यूबीसी का हमें बुक से याद रखना है, बुक में लिखा है शॉर्ट लिव्ड, मतलब ये ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रहते, शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट आता है इनके पास न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? ध्यान रखना, इनके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूक्लिएटेड। डब्ल्यूबीसी आर न्यूक्लिएटेड। डब्ल्यूबीसी आर न्यूक्लिएटेड। है ना? इसके अंदर ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट। एब्सेंट। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसी वजह से ये कैसे होते हैं? कलरलेस। ठीक है। भले इनका नाम व्हाइट ब्लड सेल है बट ये कलरलेस माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है? और क्या याद रखना हमें? तो कलर हो गया, नंबर, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका काउंट कितना है? तो डब्ल्यूबीसी काउंट एनसीईआरटी के हिसाब से जाना है हमें। एनसीईआरटी में लिखा है 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक एमएम। पर क्यूबिक एमएम। ठीक है। इतना समझ में आ गया? कितने लोग आ गए भाई? 9 लोग है भाई। ठीक है।
उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसीज की कैटेगरीज। तो डब्ल्यूबीसीज की जो कैटेगरीज है वो दो है। तो डब्ल्यूबीसीज कैटेगरी, कैटेगरीज दो है। एक है ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होता है, नाम में मतलब है हमेशा, अगेन मैं बता चुका ये भी पहले, फिर बता देता हूँ। साइट मीन्स होता है सेल, है ना। तो वो सेल जिनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो डब्ल्यूबीसी जिनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स का मतलब दाने होना, दाने। अगर डब्ल्यूबीसी के पास दाने हैं, ग्रैन्यूल्स है, देन इट इज नोन एज ग्रैन्युलोसाइट। तो बेसिकली ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट और ग्रैन्यूल्स एब्सेंट। अगर ग्रैन्यूल्स नहीं है तो देन इट इज नोन एज ए ग्रैन्युलोसाइट, देन इट इज नोन एज ए ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट। उसके बाद आता है कि कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद आता है कि कितने टाइप के होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। एसिडोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तीन टाइप के होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब याद रखो, बुक में एसिडोफिल नहीं लिखा है, बुक में लिखा है ईओसिनोफिल। ईओसिनोफिल, याद रखना, ईओसिनोफिल्स और एसिडोफिल एक ही चीज होती है यार, वन एंड द सेम। दे आर वन एंड द सेम, एसिडोफिल्स और ईओसिनोफिल्स एक ही चीज होती है। ठीक है, ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर कौन आएंगे, ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर कौन है, दो है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट अगर हम बात करें तो फिर लिम्फोसाइट फिर से दो हिस्सों में डिवाइडेड है। लिम्फोसाइट्स आर फर्दर और टू टाइप्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट फिर से दो टाइप के हैं। ठीक है, क्या क्लियर है, ये ध्यान आना चाहिए। डब्ल्यूबीसी की अगर कैटेगरीज पूछे तो दो है, अगर डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पूछे तो पांच है। पांच टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, कौन से, एसिडोफिल्स यानी इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये टाइप्स है। कैटेगरी दो ही है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, ध्यान से देखने का, कैटेगरीज पूछा है फिर टाइप्स पूछा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, इनको अरेंज करो इनके परसेंटेजेस के हिसाब से। मोस्ट अबंडेंट कौन सा, लीस्ट अबंडेंट कौन सा। मोस्ट अबंडेंट तो याद रखना सबसे नंबर वन पे कौन आता है, तो मैं इधर ही नंबर्स लिख रहा हूँ इसके। ठीक है, तो अगर बात करें इनके नंबर्स की, तो इनके नंबर्स कुछ इस तरह से होते हैं। कौन सा कलर ले, ब्लू कलर, ब्लू कलर। हाँ, नंबर वाइज देखें, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन है, फर्स्ट पे आएगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, कितना है, तो 60 to 65%, 60 to 65%। सेकेंड पे कौन है, लिम्फोसाइट, कितना है, 20 to 25%। थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे है मोनोसाइट्स, कितने हैं, 6 to 8%। फोर्थ पे कौन है, इओसिनोफिल, कितने हैं, 2 to 3%। लास्ट कौन है, बेसोफिल, कितना परसेंटेज है, 0.5 to 1%। ये परसेंटेज वाइज याद रखने होते हैं, एग्जाम में आता भी है, इनको अरेंज करो, परसेंटेज के हिसाब से अरेंज करो। तो इनका परसेंटेजेस मैंने आपको बता दिया, इनके परसेंटेजेस क्या है। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स है, 60 to 65% है। सबसे कम बेसोफिल है, 0.5 to 1% है। को अबंडेंस के हिसाब से अरेंज करना होता है, आता भी एग्जाम में क्वेश्चन, तो अबंडेंस के हिसाब से अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस तरह से पता होना चाहिए। खत्म। ठीक है,
इतना समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आगे, क्या आगे क्या है? नेक्स्ट क्या याद रखना है हमें? नेक्स्ट हमें याद रखना है इसके बाद इनके न्यूक्लियस, कि इनके पास कैसा न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके पास कैसा न्यूक्लियस है वो भी ध्यान रखना होगा। ऑर्डर वाइज ही जाते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे पहले है। न्यूट्रोफिल के पास, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, न्यूट्रोफिल के लिए एन लिख रहा हूँ। एन, न्यूट्रोफिल के पास कैसा न्यूक्लियस है? तो न्यूट्रोफिल के पास न्यूक्लियस जो है वो है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, इसके लिए आपको एनसीईआरटी देखना होगा। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, अगर नहीं समझा तो बाद में क्लास में आकर पूछ लेना, मैं तो जब मैं लेक्चर लूंगा तभी। लिम्फोसाइट, इसके पास कैसा न्यूक्लियस होता है? इसके पास राउंड या ओवल न्यूक्लियस होता है। राउंड स्लैश ओवल न्यूक्लियस। नेक्स्ट थर्ड नंबर में मोनोसाइट्स है। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है किडनी शेप। किडनी भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, बीन शेप न्यूक्लियस। बीन शेप न्यूक्लियस। ठीक है, फोर्थ पे कौन है भाई? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का न्यूक्लियस कैसा होता है? इओसिनोफिल का न्यूक्लियस अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हो तो एनसीईआरटी में दिख रहा होगा, हेडफोन शेप होता है। हेडफोन, हेडफोन बोलते नहीं उसको, बाई लोब्ड न्यूक्लियस बोलते हैं, दो लोब है, बाई लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, लास्ट कौन है? बेजोफिल। बेजोफिल को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी के अंदर तो ही दिखेगा। एस शेप न्यूक्लियस होता है, एस शेप्ड न्यूक्लियस, एस शेप न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखना होता है? प्लीज ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम पूछते हैं। न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है, न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है, ठीक है, इसको पीएमएनएल बोलते हैं, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। याद रखना, दिस इज द अनदर नेम फॉर न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसका पी लिया जाता है, एम लिया जाता है, एन लिया जाता है, एल लिया जाता है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो है पीएमएनएल। तो याद रखना, अगर कभी भी पीएमएनएल लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना वो एक्चुअली न्यूट्रोफिल का ही दूसरा नाम है। इट्स अनदर नेम फॉर न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है पीएमएनएल, दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। हो गया। उसके बाद आते हैं इनके इंडिविजुअल फंक्शंस, हर एक के अपने अपने फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ध्यान से देखना। अगेन हम परसेंटेज वाइज जाने वाले हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल, याद रखना, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, क्या मतलब है इसका? समझो एक सेल है, कोई तो सेल है, इस सेल के आसपास अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी आ गया जो हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, मतलब हमारी बॉडी उन्हें नहीं पहचानती है, जो भी चीज हमारी बॉडी की नहीं होती है और अगर वो कोई भी बाहर की होती है, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने दो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी होने दो, अगर वो हमारी बॉडी की नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या इसको बायोलॉजी में क्या बोला जाता है? फॉरेन बॉडी, या फिर फॉरेन सब्सटेंस बोलते हैं इसको। फॉरेन बॉडी या फिर फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इस फॉरेन सब्सटेंस को सीधा खा जाते हैं। खा जाना मतलब लिटरली एनगल्फ कर लेना, अपने अंदर ही ले लेते हैं सीधा। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर बाद ये आपको कैसा दिखेगा? थोड़ी देर बाद आपको ये ऐसा दिखने वाला है, अंदर चला गया, उसको खा गया, ये सेल खा गया। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस, याद रखना, द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस
of engulfing foreign body, process of engulfing foreign body या foreign substance is known as, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ के, नॉन इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। किसी को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। प्रोसेस ऑफ engulfing foreign body or foreign substance is known as फेगोसाइटोसिस। इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और जो ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, जैसे इस सेल ने किया फेगोसाइटोसिस, सेल का नाम हो जाएगा फेगोसाइट। सेल का नाम हो जाएगा फेगोसाइट या फिर फेगोसाइटिक सेल, क्योंकि मतलब होता है, अब फेगोसाइट बोलो या फेगोसाइटिक बोलो, तो याद रखना न्यूट्रोफिल का फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। अगर न्यूट्रोफिल का फंक्शन फेगोसाइटोसिस है तो न्यूट्रोफिल खुद क्या हो गया? न्यूट्रोफिल एक फेगोसाइटिक सेल है। न्यूट्रोफिल एक फेगोसाइटिक सेल है, ध्यान रखना। न्यूट्रोफिल इज अ फेगोसाइटिक सेल। तो न्यूट्रोफिल का फंक्शन हो गया, न्यूट्रोफिल का फंक्शन हो गया। तो न्यूट्रोफिल एक तरह का फेगोसाइटिक सेल है, फेगोसाइटोसिस करता है, फेगोसाइटोसिस का। नेक्स्ट कौन है? लिम्फोसाइट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट? तो चाहे वो बी हो या टी हो, दोनों का ही काम क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी प्रोवाइड करना हमें, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। मतलब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल। इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट्स है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट हो, दोनों का ही काम एक्चुअली इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है। इसीलिए इसको बोला जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट? इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट उसके बाद अगला किसका भाई? नेक्स्ट परसेंटेज किसका है? अगला परसेंटेज किसका आता है? मोनोसाइट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट? सेम एज न्यूट्रोफिल, क्या? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ठीक है, ध्यान रखना। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों का ही फंक्शन फेगोसाइटोसिस है, दोनों का ही फंक्शन फेगोसाइटोसिस है। इसको याद भी ऐसे ही रखता था मैं आपको भी वही ट्रिक बता रहा हूँ हमेशा याद रखने का, एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी के हिसाब से अगर हम जाए तो एबीसीडी में एम और एन बाजू बाजू में आते हैं, तो याद रखना है एन फॉर न्यूट्रोफिल, एम फॉर मोनोसाइट। एम फॉर मोनोसाइट, एन फॉर न्यूट्रोफिल, दोनों का फंक्शन सेम है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस दोनों का फंक्शन फेगोसाइटोसिस है। ठीक है, दोनों का फंक्शन फेगोसाइटोसिस है। इतना समझ में आना चाहिए, दोनों का फंक्शन फेगोसाइटोसिस। ठीक है, याद रखना एक और सेल होता है, बस इतना फर्क है। ये कहाँ मिलता है अभी हमें पता ही, हम पढ़ क्या रहे हैं, ब्लड पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे हैं। तो मोनोसाइट कहाँ होता है? मोनोसाइट ब्लड में होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ब्लड फेगोसाइट। ब्लड फेगोसाइट इसको भी, और न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल भी ब्लड फेगोसाइट ही एक तरह से, क्योंकि वो भी ब्लड में ही फेगोसाइटोसिस करता है, तो वो भी क्या है? ब्लड फेगोसाइट। अब इससे मिलता जुलता, मोनोसाइट से मिलता जुलता, न्यूट्रोफिल से नहीं, मोनोसाइट का ही एक ट्विन ब्रदर है, ऐसा समझ के चलो, इसका ट्विन ब्रदर। बट वो ब्लड में नहीं होता, वो टिश्यू में होता है। किधर होता है? टिश्यू में, और उसका नाम होता है मैक्रोफेज। ध्यान रखना, मैक्रोफेज मोनोसाइट का ही ट्विन ब्रदर है। इसका मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मैक्रोफेज का न्यूक्लियस कैसा होगा, मैक्रोफेज का न्यूक्लियस वैसा ही होगा जैसा मोनोसाइट का न्यूक्लियस है। मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा था भाई? मोनोसाइट का न्यूक्लियस किडनी शेप होता है, किडनी शेप, तो इसका भी किडनी शेप ही होगा। समझा क्या? इतना क्लियर है? इतना ध्यान रखना कि मोनोसाइट और मैक्रोफेज में डिफरेंस क्या, दोनों एम से स्टार्ट होते हैं, बस इतना ही फर्क है। मैक्रोफेज इज प्रेजेंट इन द टिश्यू, मोनोसाइट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, मैक्रोफेज क्या है? प्रेजेंट इन टिश्यू। सिंस टिश्यू में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टिश्यू फेगोसाइट। इसको बोला जाता है टिश्यू फेगोसाइट। मतलब अगर टिश्यू में फेगोसाइटोसिस करनी है तो मैक्रोफेज करता है। किसी ने पूछा मैक्रोफेज क्या है, तो ध्यान रखना इट्स अ टाइप ऑफ, या इट्स अ मॉडिफाइड, या मॉडिफाइड भी बोल सकते हो या टाइप भी बोल सकते हो, एक तरह का क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ मोनोसाइट ओनली, टाइप ऑफ, या मॉडिफाइड मोनोसाइट, टाइप ऑफ मोनोसाइट।
प्रेजेंट इन टिश्यू, फर्क इतना ही है, टिश्यू में मिलता ही है। ठीक है, खत्म, मैक्रोफेज भी खत्म। नेक्स्ट, अगला कौन आएगा? नेक्स्ट कौन आने वाला है? अगला परसेंटेज वाइज देखे तो कौन है? ईओसिनोफिल। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ईओसिनोफिल? एसिडोफिल। एसिडोफिल, एसिडोफिल इसका दूसरा नाम है। ठीक है, सो अनदर नेम ऑफ एसिडोफिल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईओसिनोफिल? प्लीज ध्यान रखना, ईओसिनोफिल का फंक्शन है एलर्जिक रिएक्शंस। याद रखना, ये हमेशा क्या करते हैं? बुक में क्लियर कट फंक्शन लिखा है, रेजिस्ट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस को रोकेंगे, इन्फेक्शन नहीं होने देंगे, एंड एलर्जिक रिएक्शंस। याद रखना, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी टाइप की एलर्जी होती है तो इनका नंबर बढ़ जाता है, बिकॉज दे फाइट विथ एलर्जी। एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड है ये। एलर्जिक रिएक्शन तो याद रखना, देयर नंबर इंक्रीजेस इन एलर्जिक कंडीशंस। एलर्जिक कंडीशंस में इनका नंबर बढ़ जाता है, एलर्जिक कंडीशंस में इनका नंबर बढ़ जाता है, एलर्जी कंडीशंस में इनका नंबर बढ़ जाता है, प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? नेक्स्ट क्या आता है? लास्ट, बेजोफिल। ठीक है, लास्ट इज बेजोफिल। ठीक है, बेजोफिल, बेजोफिल का फंक्शन क्या है? प्लीज ध्यान रखना, ये आपको खाली नाम ही याद रखना, बिकॉज ये आपको काम करनी है, हाई लेवल पर चला जाता है, बहुत हाई लेवल तक हमें जाना नहीं है, ध्यान रखना। बेजोफिल का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेजोफिल? अच्छा हाँ, सुन लो, अगर अगर आपको वॉइस नहीं आया तो मुझे बताना, हाँ भाई, क्योंकि मेरे ईयरपॉड का बैटरी मुझे ड्रेन होता हुआ दिख रहा है, तो अगर आवाज नहीं आए तो मुझे बताना। मैसेज नहीं करोगे, नहीं समझ में आएगा, मैं पढ़ाते जाऊंगा, मैसेज करना होगा। आप, आई होप आप लोग मैसेज वगैरह तो कर ही सकते हो, ऑन रहेगा। ठीक है, मैसेज करना। बेजोफिल, याद रखना, बेजोफिल का फंक्शन क्या है? एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। दे आर एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। जैसे ऊपर वाला एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड था, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से एसोसिएटेड। एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, याद रखना, ये तीन केमिकल सिक्रेट करते हैं। कौन से तीन केमिकल? तीन केमिकल सिक्रेट करते हैं, ये तीन केमिकल सिक्रेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। सीरोटोनिन, कुछ नहीं, केमिकल का नाम है सीरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामिन। आपको याद ही रखना है ये सब। क्या होता है वो आपके काम, आपके लेवल पे थोड़ा बाहर है अभी फिलहाल, एमबीबीएस में आता है ये। इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते क्या है, एमबीबीएस में आएगा, काम का नहीं अभी, अभी के लिए खाली इतना याद रखना। बेसोफिल्स का फंक्शन है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बाय सीक्रेटिंग थ्री केमिकल्स, दे आर सीरोटोनिन, हेपेरिन एंड हिस्टामिन, हेपेरिन एंड हिस्टामिन। नेक्स्ट है, याद रखना सेम, इसका अगेन इसका भी ट्विन ब्रदर होता है, उसके ट्विन ब्रदर का नाम क्या है? मास्ट सेल। ध्यान रखना, ये मस्ट सेल नहीं है, मास्ट सेल है। अगेन ये कहाँ मिलेगा? टिश्यूज में, प्रेजेंट इन टिश्यूज। तो अगेन ध्यान रखना, इस मास्ट सेल का भी न्यूक्लियस कैसा होगा? जैसा बेसोफिल का होता है। बेसोफिल का कैसा होता है? एस शेप, इसका भी एस शेप है। मास्ट सेल का भी फंक्शन क्या है? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, इसका भी काम क्या है? जो इसका काम है वो इसका काम है, बस इतना ही फर्क है, एक ब्लड में है और एक टिश्यू में। ब्लड में है, टिश्यू में। तो ध्यान रखना, मास्ट सेल बेसोफिल जैसा होता है, जबकि मैक्रोफेज मोनोसाइट जैसा होता है। दोनों, बस इतना ही फर्क है, दे आर प्रेजेंट इन टिश्यूज, दे आर प्रेजेंट इन टिश्यूज। हो गया ये भी, आगे बढ़ते हैं। तो डब्ल्यूबीसी इज डन, डब्ल्यूबीसी डन। डब्ल्यूबीसी के सारे बता दिया मैंने, सारे डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या क्या है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, जिसका फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइसिस। रेड बोन मैरो में होता है। लाइफ स्पैन कितना है? शॉर्ट लिव्ड है, मतलब कम समय के लिए जिंदा रहते हैं, ज्यादा जिंदा रहते नहीं है, ऑब्वियसली बॉडी के सोल्जर्स है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इनको न्यूक्लिएटेड बोला जाता है। हीमोग्लोबिन इनमें एब्सेंट होता है, इसलिए कलरलेस होते हैं। डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो 6000 से लेकर 8000 पर क्यूबिक एमएम होता है। कैटेगरीज कितनी है? दो, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। अगर दाने प्रेजेंट है, दैट इज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। नहीं प्रेजेंट है, देन इट इज नोन एज ए ग्रेनुलोसाइट।
ग्रैनुलोसाइट के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और एक ग्रैनुलोसाइट्स के 2 टाइप्स है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स फिर से 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट्स। फिर इनको परसेंटेज के हिसाब से अरेंज करना होता है। सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल, उसके बाद है लिम्फोसाइट, उसके बाद है मोनोसाइट, उसके बाद है एसिडोफिल और फाइनली बेसोफिल। परसेंटेजेस के हिसाब से इनके परसेंटेजेस भी याद रखना है। बहुत बार मैच द कॉलम आता है इनके परसेंटेजेस पर, है ना। न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम क्या है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, अनदर नेम ऑफ न्यूट्रोफिल इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, उसके बाद इनके न्यूक्लियस याद रखने थे। तो सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस होता है मल्टीलोब। ल्यूकोसाइट्स का होता है सॉरी लिम्फोसाइट का होता है राउंड और ओवल न्यूक्लियस। मोनोसाइट का होता है किडनी या बीन शेप। इओसिनोफिल का होता है बाइलोब। और बेसोफिल का होता है एस शेप। फंक्शन पर आते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, फेगोसाइटोसिस बता चुका हूं। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग फॉरेन बॉडी इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। जो भी फेगोसाइटोसिस करते हैं दे आर नोन एज फेगोसाइटिक सेल, देयरफॉर न्यूट्रोफिल इज अ फेगोसाइटिक सेल। ब्लड फेगोसाइट, क्योंकि ये ब्लड में मिलता है। लिम्फोसाइट के 2 टाइप है, बी और डी लिम्फोसाइट्स। याद रखना फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इसीलिए बुक में लिखा हुआ है इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। मोनोसाइट का फंक्शन सेम है जैसा न्यूट्रोफिल का है, फेगोसाइटोसिस। मोनोसाइट का एक ब्रदर यानी उसके जैसे मिलता जुलता एक सेल है, पर वो टिश्यू में होता है, उसका नाम है मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज। वो भी प्रेजेंट है टिश्यूज में, प्रेजेंट इन टिश्यूज। याद रखना वो टिश्यू में प्रेजेंट होता है। उसका फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस। इओसिनोफिल का फंक्शन होता है हमेशा इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करना और एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब इनका नंबर बढ़ता है जब भी हमें कोई एलर्जी होती है। कोई भी टाइप की एलर्जी होगी इनका नंबर बढ़ जाएगा। बेसोफिल, बेसोफिल इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, जो आपको याद ही रखना होगा। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस सीक्रेट 3 केमिकल करता है, सेरोटोनिन, हिपैरिन एंड हिस्टामिन। इसका भी एक, इससे भी मिलता जुलता एक सेल और है, इसको बोलते हैं मास्ट सेल, तो वो टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हो गया बेसोफिल खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मतलब डब्ल्यूबीसी हो गया हमारा, डब्ल्यूबीसी का टाइप हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, याद रखना प्लेटलेट से रिलेटेड हमेशा कभी भी कोई वर्ड आएगा, याद रखना प्लेटलेट से रिलेटेड, या हमेशा अगर आपको कभी भी वर्ड दिखता है थ्रोम्बो, ध्यान रखना थ्रोम्बो इज एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बो मतलब इट इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि प्लेटलेट का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग है। प्लेटलेट का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स बायोलॉजिकल नेम है। अगेन इसका फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन को बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस किधर होता है? सेम रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में। ठीक है, सेम रेड बोन मैरो में होता है ना। और क्या याद रखना है इसका नंबर अगेन, या फिर इससे पूछ सकते हैं कि ये बनता किससे, तो प्लीज ध्यान रखना प्लेटलेट इज नॉट अ सेल। प्लेटलेट इज नॉट अ सेल, प्लेटलेट इज एक्चुअली सेल फ्रैगमेंट। प्लेटलेट क्या है? सेल फ्रैगमेंट। सेल फ्रैगमेंट मतलब सेल का टुकड़ा है। कोई तो एक सेल है जिसका ये टुकड़े हैं, कौन सा सेल? तो हमारे बोन मैरो के अंदर एक सेल होता है, समझो ये सेल है। ठीक है, इस सेल का न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, सेल का न्यूक्लियस बहुत ही बड़ा है, इसीलिए सेल का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखना इस सेल का नाम है मेगा कैरियोसाइट। एकदम सिंपल, अगेन नाम में मतलब छुपा होता है हमेशा। मेगा मीन्स होता है बिग, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, साइट मतलब होता है सेल। एक सेल जिसका न्यूक्लियस बड़ा है, एक सेल है जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट, तो इसके क्या किए जाते हैं? इसके टुकड़े किए जाते हैं, है ना। इसके क्या किए जाते हैं? टुकड़े, तो इनके टुकड़े किए जाते हैं। बोन मैरो में ही होते हैं इनके टुकड़े, इनके टुकड़े किए जाते हैं और उन्हीं टुकड़ों को, उन्हीं इंडिविजुअल हर एक टुकड़े को प्लेटलेट बोला जाता है। तो याद रखना, किसी ने आपसे पूछा कि प्लेटलेट क्या है, तो प्लेटलेट इज द सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम, प्लेटलेट इज द सेल फ्रैगमेंट, या प्लेटलेट्स आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। किसी ने पूछा डिफाइन मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट क्या होता है? याद रखना इट्स अ स्पेशल सेल,
special cell present in red bone marrow. Special cell present in red bone marrow. हमारे रेड बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल सेल है, उसका नाम मेगा कैरियोसाइट है। उसका नाम मेगा कैरियोसाइट है। उसका नाम मेगा कैरियोसाइट है। स्पेशल सेल प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो इज नोन एज मेगा कैरियोसाइट। सिंपल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगेन प्लेटलेट का नंबर, प्लेटलेट काउंट। हमेशा हम नंबर के लिए वर्ड यूज करते हैं काउंट। प्लेटलेट का काउंट कितना होता है? तो प्लेटलेट का काउंट हमारी बुक में जो दिया है वो दिया है 1.5 to 3.5 लाख। 1.5 to 3.5 lakhs per cubic mm, per cubic mm। ठीक है, पर क्यूबिक mm। उसके बाद आता है फंक्शन। क्या भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? याद रखना, प्लेटलेट कुछ केमिकल रिलीज करता है। प्लेटलेट रिलीजेस certain chemicals. Platelet releases certain chemicals which helps in blood clotting। याद रखना, जो किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में, यानी ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है। ब्लड को क्लॉट होने में काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रहना चाहिए। मतलब अगर किसी के बॉडी में प्लेटलेट का नंबर कम हुआ, डिक्रीज इन प्लेटलेट, अगर किसी की बॉडी में प्लेटलेट कम हुए तो उसको क्या होगा? उसके अंदर सीवियर ब्लीडिंग होने वाली है, या फिर आप बोल सकते हो ब्लड लॉस फ्रॉम दी बॉडी। बॉडी में से ब्लड लॉस होने वाला है, क्योंकि प्लेटलेट का काम है ब्लड लॉस नहीं होने देना। ब्लड लॉस नहीं होने देना यानी ब्लड को क्लॉट करना। अगर प्लेटलेट का नंबर कम है, प्लेटलेट का नंबर कम है यानी डिक्रीज इन प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट का नंबर कम हुआ तो उस जिसके भी बॉडी में ऐसा हुआ है उसकी बॉडी में से सीवियर ब्लड लॉस होने वाला है। कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड लॉस। ठीक है, ब्लड लॉस कॉज करेगा। और डिक्रीज इन प्लेटलेट को बोलते क्या है? कभी कभी ये भी ध्यान रखना है, डिक्रीज इन प्लेटलेट के लिए एक नाम है, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। याद रखना हमेशा, पीनिया मीन्स होता है डिक्रीज। बायोलॉजी में पेनिया मीन्स डिक्रीज होता है, और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट को बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, है ना? कौन सी कब होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? बुक में तो नहीं दिया, बट आप याद रख सकते हो कब होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज सीन इन मलेरिया एंड डेंगू। दो बीमारी है जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दिखता है। ऐसे तो बहुत सारी बीमारी है, बट आपके लेवल पर आपको एटलीस्ट दो बीमारी याद रखनी है, मलेरिया एंड डेंगू। ठीक है, समझो आपने किसी का ब्लड रिपोर्ट देखा, है ना? ब्लड रिपोर्ट, और आपने देखा उसकी ब्लड रिपोर्ट में आरबीसीज, सॉरी, आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज प्लस प्लेटलेट, तीनों कम है, तीनों के तीनों डिक्रीज है। अगर तीनों कम है तो उसके लिए एक नाम रखा गया है, बुक में नहीं, अगेन ध्यान रखना। अगर तीनों कम है तो उसको बोलते हैं पेन साइटोपेनिया। ठीक है, पेन साइटोपेनिया, प्लीज ध्यान रखना। पेन साइटोपेनिया का मतलब क्या है? ओवरऑल डिक्रीज इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स। याद रखना, इन तीनों को एक साथ मिलाकर फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। तीनों को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सो व्हाट इज पेन साइटोपेनिया? व्हाट इज पेन साइटोपेनिया? डिक्रीज इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आप ऐसा भी बोल सकते हो, डिक्रीज इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स। डिक्रीज इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज नोन एज पेनसाइटोपेनिया, इज नोन एज पेनसाइटोपेनिया। ठीक है, सिंपल। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है? नो सर। चल बढ़ते हैं। ये हो गया। ये प्लेटलेट इतना ही है, बुक में ज्यादा है भी नहीं प्लेटलेट के बारे में, इतना ही ध्यान रखना है प्लेटलेट के बारे में। समझ रहे हैं ना? प्लेटलेट इज ऑल्सो डन। तो हमारा डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट हो गया।
डब्ल्यूबीसी अपडेटेड हो गया, आगे बढ़ते हैं। जस्ट मिनट। चलो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। एक मिनट। दो मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड ग्रुप्स। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स। देखो ब्लड ग्रुप है ना, किसके ऊपर बेस्ड है वो समझना होगा। पहले एक स्टोरी की तरह समझना होगा आपको। आप हमेशा ध्यान रखो, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो कोई भी सेल हो, मतलब लिवर, किडनी, ब्रेन, है ना, आईज, मसल, किसी का भी सेल होने दो, ब्लड, किसी का भी सेल होने दो, यूजुअली हर एक सेल पर कुछ केमिकल्स होते हैं। समझो एक सेल है, इस सेल पर कुछ केमिकल्स होते हैं। हर एक सेल पर कुछ केमिकल होते हैं, उन केमिकल को हम बोलते हैं एंटीजन। सारे होने से एंटीजन। ठीक है। इसी एंटीजन की मदद से, अगर ये एंटीजन हमारी बॉडी का खुद का है, मतलब बेसिकली अगर हमारी खुद की बॉडी का सेल है, हमारी खुद की बॉडी का सेल है, हर एक इंसान के अंदर अलग अलग होता है। समझो ये हमारी खुद की बॉडी का सेल है। ठीक है, हमारी खुद की बॉडी का सेल है, तो ऑब्वियसली जो एंटीजन होगा उसको बोलते हैं हम सेल्फ एंटीजन। दैट इज नोन एज सेल्फ एंटीजन। दैट इज नोन एज सेल्फ एंटीजन। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ।
चलो, तो मैं बोल रहा था कि अगर हमारी बॉडी का खुद का सेल है देन इट इज नोन एज सेल्फ एंटीजन। देन इट इज नोन एज सेल्फ एंटीजन। और समझो कोई बाहर का कोई बैक्टीरिया ही है, समझो बैक्टीरिया है, मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर वो भी एक सेल है, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ केमिकल्स होंगे, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ केमिकल्स होंगे, उसको भी एंटीजन बोलेंगे, बट वो हमारी बॉडी का नहीं है। दैट इज नोन एज फॉरेन एंटीजन, उसको बोलते हैं फॉरेन एंटीजन। दैट इज नोन एज फॉरेन एंटीजन। याद रखना, अगर हमारी बॉडी में कभी भी फॉरेन एंटीजन गया, मतलब बाहर का कोई सेल गया या बाहर का कोई एंटीजन आया, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, और वो क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। हमेशा ध्यान रखना, एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनता है, एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज इस फॉरेन एंटीजन को या बाहर के एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। बेसिकली हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी और एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, ये पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, इसी पर बेस्ड है। तो क्या हुआ था, बहुत पहले, बहुत पुराने जमाने की बात है, तब क्या होता था, जब जो किसी की बॉडी के अंदर या कोई किसी इंसान के अंदर ब्लड की कमी हुई, ब्लड की कमी हो रही है, समझो किसी की बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हुई, तो उस समय डॉक्टर्स होते थे इतने ज्यादा, भले ही इतने एडवांस नहीं होंगे, उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट डॉक्टर्स तो तभी भी थे। ठीक है, तो क्या होता था, उस समय जब समझो किसी को ब्लड की प्रॉब्लम हुई या किसी का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हुआ, तो उन्होंने ब्लड चढ़ाया, उन्होंने ब्लड चढ़ाया। अब ब्लड चढ़ाना इज नोन एज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, दैट इज नोन एज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ब्लड चढ़ाया, बट फिर भी देख रहे हैं कि बहुत सारी डेथ्स हो रही है, ब्लड चढ़ाना। अब ब्लड की कमी थी तो ब्लड ही चढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, जब ब्लड की कमी थी तो ब्लड चढ़ाया, बट उन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम केसेस में फिर भी डेथ हो रही थी, डेथ हो रही थी। कुछ केसेस में डेथ नहीं हो रही थी, कुछ लोग बच जा रहे थे, बट मैक्सिमम केसेस में ब्लड चढ़ाने पर भी डेथ हो रही थी। तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, ब्लड की कमी थी, ब्लड ही चढ़ाया, फिर भी डेथ क्यों हो रही है। हमें पता है आज रीजन, कि उन्होंने बिना, उस समय उनको पता ही नहीं था कि सबका ब्लड सेम थोड़ी होता है, सबका ब्लड अलग अलग होता है। तो हो सकता है कि उन्होंने ब्लड जो है रॉन्ग चढ़ाया, उसकी वजह से डेथ हो गई। और हो सकता है किसी केस में उन्होंने एक्सीडेंटली ब्लड चढ़ाया और वो मैच भी हो गया हो, और इसी वजह से वो बच रहे थे। तो कुछ लोग इसलिए बच रहे थे क्योंकि हो सकता है जो ब्लड उन्होंने चढ़ाया वो हो सकता है मैच कर गया हो एक्सीडेंटली, इसलिए वो बच गए। बट मेजोरिटी केसेस में मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मेजोरिटी केसेस में डेथ हो रही थी, मेजोरिटी केसेस में डेथ हो रही थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हुआ क्या, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है कार्ल लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर। इस साइंटिस्ट को लगा कि हो क्या रहा है, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी ब्लड पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, उन्होंने ब्लड पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। तो इन्वेस्टिगेशन करना था, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अलग, पहले तो उन्होंने खुद से ही आसपास के जो होंगे लोग उन पर एक्सपेरिमेंट किया, उनके ब्लड पर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ब्लड में भी किस पर एक्सपेरिमेंट किया, आरबीसी पर। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, जब ब्लड पे एक्सपेरिमेंट किया तो आरबीसी के सरफेस पर, समझो ये आरबीसी है, तो आरबीसी के सरफेस पर उन्होंने क्या नोटिस किया, क्योंकि आरबीसी एक सेल है, तो आरबीसी के सरफेस पर उन्होंने नोटिस किया कि आरबीसी के सरफेस पर उनको कुछ केमिकल दिखा, आरबीसी के सरफेस पर उनको कोई केमिकल दिखा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, ब्लड एंटीजन। जो दिखा उसको क्या बोलेंगे, ब्लड एंटीजन, क्योंकि ब्लड के सेल पर है। और उन्होंने बोला क्योंकि ये सबसे पहले दिखा, इसीलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया एंटीजन ए, का नाम रखा एंटीजन ए। जब उन्होंने और रिसर्च की तो उनको एक और केमिकल दिखा, पर क्योंकि वो केमिकल दूसरी बार यानी सेकेंड टाइम में डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा उन्होंने एंटीजन बी। जो पहला डिस्कवर हुआ उसका नाम रखा एंटीजन ए, दूसरा डिस्कवर हुआ उनका नाम रखा एंटीजन बी, एंटीजन बी। ठीक है, पहला डिस्कवर हुआ दैट इज नोन एज एंटीजन ए, दूसरा डिस्कवर हुआ दैट इज नोन एज एंटीजन बी। अब उनको लगा कि अरे इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या आसपास के लोगों से ही, सिर्फ आसपास के लोगों पर ही एक्सपेरिमेंट करना सही नहीं है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आसपास के लोगों में ही सिर्फ ये एंटीजन दिख रहा हो। तो उन्होंने अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से ब्लड मंगवाया, लोगों का अलग अलग सैंपल्स मंगवाया, और उन पर रिसर्च करना चालू कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि यस ऐसा ही है, किसी किसी के ब्लड में पहला वाला एंटीजन दिख रहा है, किसी किसी के ब्लड में पहला वाला एंटीजन दिख रहा है, तो उन्होंने बोला आज से इनका ब्लड ग्रुप होगा ए, ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप किसका होगा, जिसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए दिखेगा, एंटीजन ए दिखेगा। जिनके ब्लड ग्रुप पर एंटीजन बी दिख रहा था,
उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप। पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके आरबीसी के सरफेस पर पहला वाला एंटीजन भी था, दूसरा वाला एंटीजन भी था, पहला वाला केमिकल भी दिख रहा था, दूसरा वाला केमिकल भी दिख रहा था, यानी बोथ द एंटीजन, बोथ एंटीजन ए एंड बी, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। तो उन्होंने बोला आज से इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप। इनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। और उन्होंने और भी देखा कि उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके ब्लड आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं था, नो एंटीजन। बहुत शॉकिंग था यार, कोई भी एंटीजन नहीं था। तो उन्होंने बोला इनका ब्लड ग्रुप आज से होगा ओ ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से एंटीजन सिर्फ कितने थे? दो ही, दो एंटीजन। एंटीजन कितने थे? दो, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। बट ब्लड ग्रुप्स कितने हुए? चार। कौन से? ए बी, ए बी और ओ, है ना? ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन? एंटीजन ए। इसमें कौन सा? बी। इसमें कौन सा? बोथ ए एंड बी। और इसमें नील, नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की है, इस तरह से उन्होंने ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी की है, इस तरह से उन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की। एंटीजन ए हुआ तो ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी हुआ तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों एंटीजन हुए तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई भी एंटीजन नहीं हुआ तो ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको और क्या पता चला कि उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा, हमेशा ध्यान रखना, एंटीजन और एंटीबॉडीज कभी मैच नहीं होने चाहिए, कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडीज मैच नहीं होने चाहिए। मतलब अगर किसी भी इंसान के आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन ए है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी ए नहीं होना चाहिए, एंटीबॉडी मैच नहीं करना चाहिए। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी मैच कर गए तो एंटीबॉडीज एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंटीबॉडीज, मैं वापस बोल रहा हूँ, एंटीबॉडीज एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा और वो पूरा का पूरा ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या नोटिस किया कि अगर समझो किसी के आरबीसी के, सॉरी इधर नहीं बनाते, किसी के भी आरबीसी के सरफेस पर समझो एंटीजन ए था, तो आरबीसी के आसपास यानी ब्लड के आसपास प्लाज्मा होता है। ब्लड के आसपास क्या होता है? प्लाज्मा। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है यानी उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है, तो उसके प्लाज्मा में उन्होंने क्या डिटेक्ट किया? उनके प्लाज्मा में अपोजिट एंटीबॉडी होता है, यानी एंटीबॉडी बी। कौन सा एंटीबॉडी था? एंटीबॉडी बी। ठीक है, ध्यान रखना, एंटीजन और एंटीबॉडीज हमेशा किसी भी इंसान के अंदर अपोजिट होता है। इससे क्या समझ में आया? ये उनका लॉ भी है, इनफैक्ट इनका ये लॉ है कि अगर किसी के एंटीजन, किसी के आरबीसी की सरफेस पे जो भी एंटीजन होगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा में होगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्लीज ध्यान रखना। अगर किसी ने पूछा एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो याद रखना एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी, दे आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, सरफेस ऑफ आरबीसी या फिर आरबीसी के सरफेस पर होता है। जबकि किसी ने पूछा कि एंटीबॉडी कहाँ होता है, प्लीज ध्यान रखना एंटीबॉडीज इज प्रेजेंट इन, एंटीबॉडीज इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। हमेशा याद रखना एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है, जबकि एंटीजन कहाँ होगा? आरबीसी के सरफेस पर। अब उनके रूल के मुताबिक अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी। एंटीबॉडी को खाली एंटी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, यानी निल। क्योंकि अगर ए हुआ तो भी मार देगा, बी हुआ तो भी मार देगा। और किसी के आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो एंटीजन ए ना ही एंटीजन बी, यानी निल, तो अपोजिट हमेशा होता है। तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। समझ में आया? सब कुछ अपोजिट चलता है। चाहिए तो एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, उस टेबल में आपको ये सब दिख जाएगा।
बताओ ये समझा क्या? क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है भाई, ये ऐसी थोड़ा ऑनलाइन समझना भी चाहिए। समझा क्या जो मैंने समझाया? यहाँ एक का रिप्लाई आने से कुछ नहीं होता है, ये बाकी लोग सो रहे हैं, या तो फिर ऑनलाइन का यही सबसे बड़ा नुकसान है, मेजोरिटी लोग सो रहे होंगे, या तो फिर सोएंगे तो मतलब नहीं है भाई। खाली एक स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है, वो भी दो दो बार, और बाकी लोग सो रहे लगता है। सोएंगे तो नहीं चलेगा भाई। अभी भी किसी का कुछ खास रिप्लाई नहीं है, एक ही स्टूडेंट का रिप्लाई है कितने स्टूडेंट्स? 7 है। अब पता नहीं, स्टार्टिंग में तो इतने सारे थे, कहाँ गए सब? पढ़ना नहीं है लगता है। ठीक है, 7 से 6 हो गए। ठीक है, वो आपकी चॉइस, कुछ नहीं कर सकते। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये समझ में आना चाहिए जो मैंने अभी बताया। ठीक है, इस पर भी बेस्ड होता है कि किसको कौन सा ब्लड ग्रुप देना है, कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं देना है, ध्यान रखना। किसको कौन सा ब्लड, तो याद रखना, ये जो निकाला गया, ये जो लैंड डिस्कवर किया, इसको बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। क्यों बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम? बिकॉज इसके अंदर चारों ब्लड ग्रुप आ गए, है ना। ABO, ए आ गया, बी आ गया, ए बी आ गया, ओ आ गया, इसलिए इसको ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बोलते हैं। ध्यान रखना, दिस इज नोन एज ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पता होना चाहिए। ABO blood grouping system was discovered by, ABO blood grouping system is discovered by, ध्यान रखना, ABO blood grouping system discovered by कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, बेस्ड ऑन टू सरफेस एंटीजेंस, बेस्ड ऑन टू सरफेस एंटीजेंस। किसके सरफेस पे मिलते हैं? आरबीसी के सरफेस पे मिलते हैं। कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए, एंटीजन बी। हमेशा एंटीजन जो भी होगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। और कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर एंटीजन, और याद रखना ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पर है? एंटीजन के बेसिस पर है कि एंटीबॉडीज के बेसिस पर है? बेस्ड ऑन एंटीजन। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन दोनों है ए बी ब्लड ग्रुप होगा, एंटीजन कोई भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। अब इस पर ही बेस्ड है कि आप कौन सा ब्लड किसको चढ़ा सकते हो। इट्स वेरी लॉजिकल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको ध्यान रखना है, ये बस इतना बेस याद रखो। देख मैं यहाँ बनाता हूँ, समझो। दिस इज इंडिविजुअल 1 एंड दिस इज इंडिविजुअल 2, है ना। दिस इज फर्स्ट इंडिविजुअल, दिस इज सेकंड इंडिविजुअल। प्लीज ध्यान रखना कि फर्स्ट इंडिविजुअल समझो डोनर है, सेकंड इंडिविजुअल समझो रिसिपिएंट है, आर फॉर रिसिपिएंट। तो इतना ध्यान रखना, जिसकी बॉडी में ब्लड जा रहा है, जिसकी बॉडी में ब्लड जा रहा है, यानी रिसिपिएंट की बॉडी में ब्लड जा रहा है, जिसकी बॉडी में ब्लड जा रहा है उसकी बॉडी आने वाले एंटीजन को पहचाननी चाहिए। आने वाले एंटीजन को, ये समझो जो भी एंटीजन आ रहा है उस एंटीजन को वो पहचानना चाहिए, यानी वो एंटीजन, जो एंटीजन आ रहा है, जो एंटीजन आ रहा है वो उसकी बॉडी में जो एंटीजन है, किसकी बॉडी में? रिसिपिएंट की बॉडी में जो एंटीजन है उससे मैच करना चाहिए। अगर उससे मैच कर गया तो बॉडी कोई रिएक्शन नहीं शो करेगी। बट अगर आने वाला एंटीजन रिसिपिएंट की बॉडी के अंदर जो एंटीजन है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो फिर
रिसिपिएंट की बॉडी उसको ट्रीट करेगी एज फॉरेन एंटीजन, उसको ट्रीट करेगी एज फॉरेन एंटीजन। इफ इनकमिंग एंटीजन does not match with recipient's antigen, रिसिपिएंट की बॉडी में जो एंटीजन है वो आने वाले एंटीजन के साथ मैच नहीं करेगा, तो रिसिपिएंट की बॉडी उसको ट्रीट करेगी एज फॉरेन एंटीजन। और हमेशा याद रखने का, फॉरेन एंटीजन पर हमेशा अटैक होता है। फॉरेन एंटीजन हमेशा हमारी बॉडी अटैक करती है, किसकी मदद से? एंटीबॉडीज की मदद से। जब भी ऐसा होता है तो हमेशा क्या होगा? एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में फाइट, और उसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ध्यान रखना, जब कभी भी ब्लड मैच नहीं होगा देन इट इज नोन एज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं कि मैच नहीं हुआ ना, इसको बोलते हैं एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। और इसकी वजह से हमेशा क्या होगा, अगर ऐसा हुआ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हमेशा क्या होता है, तो याद रखना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हमेशा हमेशा आपको क्या होता हुआ दिखेगा? क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज, क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज, या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो इंसान मर सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, याद रखना, अगर मिसमैच हुआ ब्लड ग्रुप्स मिसमैच हुआ देन हमेशा उसकी वजह से जो होता है उसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का आउटकम क्या होता है? क्लंपिंग, आरबीसीज क्लंप हो जाएंगे, आरबीसीज क्लंपिंग ऑफ आरबीसी, दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कब होगा और कैसे होगा वो देखना होगा सब। जैसे समझो फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल 1 है, यानी ये डोनर है, ये रिसिपिएंट है। अब समझो रिसिपिएंट जो है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, ध्यान से सुनना, रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। मतलब इसकी बॉडी में एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है, मतलब इसकी बॉडी एंटीजन ए को भी पहचानती है, एंटीजन बी को भी पहचानती है। तो अगर ये ब्लड समझो ए से लेता है, किससे ले रहा है? ए से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा एंटीजन लेकर आएगा? ए एंटीजन। जिसकी बॉडी में जा रहा है उसकी बॉडी में एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला है। मैंने क्या बोला था, आने वाला एंटीजन जिसकी बॉडी में जा रहा है उसकी बॉडी उस एंटीजन को ट्रीट, उसकी बॉडी उसको उसकी बॉडी को ऐसा लगना चाहिए मेरा ही एंटीजन है। कब लगेगा? जब उसके पास ये वाला एंटीजन पहले से है। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, और हम ब्लड कौन सा चढ़ा रहे हैं? ए। ऑब्वियसली ए कौन सा एंटीजन लेकर आएगा? ए एंटीजन, और उसकी बॉडी ए और बी दोनों को पहचानती है। समझो बी चढ़ाया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समझो आपने ओ चढ़ाया तो भी चलेगा, क्योंकि ओ के पास तो वैसे भी कोई एंटीजन नहीं होता है। और समझो आपने ए भी चढ़ाया तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेम ही है। इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है कि ए बी ब्लड ग्रुप जिसका भी होता है, जिस भी इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि उसकी बॉडी में दोनों एंटीजन है, और एंटीजन होते ही दो है। मतलब ये कौन सी किसी से भी ब्लड लेगा तो उस एंटीजन को वो पहचान लेगा, और पहचान लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसीलिए याद रखना ए बी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसका मतलब दुनिया में सबसे लकीस्ट ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी है। समझो इस बार डोनर रिसिपिएंट, समझो इस बार डोनर जो है ना वो ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ओ वाला। इस बार मैं डोनर के बेसिस पे बता रहा हूँ, रिसिपिएंट कोई भी हो सकता है। समझो ए ब्लड ग्रुप वाला, बी ब्लड ग्रुप वाला, ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान, या ओ ब्लड ग्रुप वाला। अब ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान किसी को भी ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि ओ ब्लड के पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है, नो एंटीजन। और बॉडी तब डिटेक्ट करेगी ना जब कोई एंटीजन जाएगा। अब समझो ओ ब्लड ग्रुप ए वाले को चढ़ा दिया, तो ए की बॉडी में कौन सा ब्लड जा रहा है? ओ वाला।
पर ओ पे कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन जाएगा ही नहीं तो बॉडी को पता कैसे चलेगा? हमेशा बॉडी को तब पता चलता है जब अब कोई एंटीजन आ रहा है और वो एंटीजन बॉडी में, बॉडी उसको डिटेक्ट, बॉडी ने उस एंटीजन को पहले कभी देखा नहीं है, या बॉडी के अंदर जो एंटीजन है वो इस आने वाले एंटीजन से मैच नहीं कर रहा है। बट ओ के पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो मैच नहीं, मैच होने की कोई बात ही नहीं होती। मैच होना नहीं होना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, मैच होना नहीं होने का। इसीलिए हमेशा याद रखने का कि ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसी वजह से ओ क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर। बट वो सबसे अनलकीस्ट इंसान है, क्योंकि ये ब्लड सबको दे सकता है, पर क्या किसी से ले सकता है? नहीं ले सकता। समझो ए वाले ने ओ को ब्लड दिया, तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि ए के पास एंटीजन ए होता है और ओ की बॉडी में कोई एंटीजन ही नहीं है। तो जब ए वाला ब्लड ओ वाले की बॉडी में जाएगा तो वो कौन सा एंटीजन लेकर जाएगा? ए एंटीजन। बट ओ वाले की बॉडी में कोई एंटीजन पहले से था ही नहीं, मतलब ये इसको नहीं पहचान पाएगा, और नहीं पहचान पाएगा तो एंटीबॉडीज बनाएगा, और एंटीबॉडीज बनाएगा तो क्या होने वाला है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और इसको बोलते हैं हम एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। उसकी वजह से क्लम्पिंग होने वाली है, इसकी वजह से क्लम्पिंग हो जाएगी। मतलब वो किसी को भी ब्लड दे सकता है बट ले नहीं सकता। समझ में आया? इसीलिए अगर आप अपनी बुक में ये चार्ट पढ़ोगे तो इसमें लिखा होगा कि ए वाला इंसान किससे ब्लड ले सकता है। ऑब्वियसली ए वाला किससे ब्लड ले सकता है? ए से। और किससे ले सकता है? और किससे ले सकता है? ओ से, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। बी वाला इंसान किससे ब्लड ले सकता है? बी वाले से और ओ वाले से। ए भी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ए भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। और ओ यूनिवर्सल डोनर है, रिसिपिएंट नहीं। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ किससे ब्लड ले सकता है? ओ से ही ले सकता है, किसी और से ले ही नहीं सकता। इतना समझ में आया क्या? ये समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। यस सर। यस सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ब्लड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट ये। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है कि आपको पहचानना होगा कि ये वाला ब्लड इसको चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते। सिर्फ इतना देना है, देखना है कि जिसकी बॉडी में ब्लड जा रहा है, जिसकी बॉडी में ब्लड जा रहा है उसकी बॉडी आने वाले एंटीजन को पहचानती है कि नहीं पहचानती है। अगर वो आने वाले एंटीजन को पहचानती है तो बॉडी कुछ नहीं करेगी। बट अगर आने वाले एंटीजन को नहीं पहचानती है तो वो उसके ऊपर रिएक्शन शो करने वाली है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। और आने वाले ब्लड के आरबीसी को ही नहीं, पूरे उसके खुद के आरबीसी को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। इतना खतरनाक होता है, और इसी वजह से वो इंसान मर सकता है। बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो जाती है ये। दिस इज वेरी डेंजरस कंडीशन। इसीलिए ब्लड जब भी चढ़ाते हैं तो हमेशा क्या करना होता है? पहले पहले मैच करना होता है। ब्लड मैच करके फिर ही चढ़ा सकता है, बिना मैचिंग किए ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता। अगर बिना मैच किए ब्लड चढ़ाया तो फिर क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ तो सामने वाले के एंटीजन, सामने वाले के आरबीसी क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हुए तो इंसान मर जाएगा, है ना? आरबीसी अगर किसी की बॉडी में आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? आरबीसी की कमी हो जाएगी। और किसी की बॉडी में अगर आरबीसी की कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अनीमिया। क्या बोलते हैं? अनीमिया। प्लीज ध्यान रखना, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से हमेशा जो होता है उस कंडीशन को बोलते हैं अनीमिया। अनीमिया हो जाएगा सामने वाले को, ध्यान रखना ये। तो अनीमिया हमेशा डेंजरस होता है, अनीमिया वेरी डेंजरस, अनीमिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी हो गया हमारा। दिस इज अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। दिस इज अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके सर।
चलो, तो ये हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम भी हो गया। तो याद रखना है इसमें क्या क्या याद रखना है। इसमें सबसे पहले याद रखना है कि जो एंटीजन्स होते हैं वो किधर होते हैं। ब्लड के एंटीजन्स हमेशा आरबीसी के सरफेस पर होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे होते हैं। पहला पॉइंट याद रखना है। जो भी एंटीजन होगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी हमेशा, पहली बात तो ये एंटीबॉडीज होते किधर, एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। और हमेशा एंटीबॉडीज कैसे होंगे, अपोजिट टू दैट ऑफ एंटीजन। जो भी एंटीजन होगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी होगा हमेशा। ठीक है। ब्लड ग्रुप किस पे बेस्ड है, एंटीजन पर बेस्ड है, ना कि एंटीबॉडी पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन्स। जो एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा। समझो एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी है तो बी होगा, ए और बी दोनों है तो ए बी होगा, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ होगा। कभी भी अगर आपने मिसमैच कर दिया ब्लड ग्रुप तो हमेशा उसकी वजह से क्या होता है ये भी याद रखना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और उसकी वजह से होने क्या वाला है, क्लंपिंग ऑफ आरबीसी। क्लंपिंग ऑफ आरबीसी का मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। और आरबीसी कभी भी डिस्ट्रॉय हुए तो आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा। आरबीसी के नंबर कम होने को बोलते हैं अनीमिया। आरबीसी के नंबर कम होने को बोलते हैं अनीमिया। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए बी, क्योंकि उसकी बॉडी में दोनों एंटीजन है इसकी वजह से। तो वो कोई भी एंटीजन उसकी बॉडी में आएगा उसको पहचान लेगा, इसी वजह से वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है बट ले नहीं सकता, वो है ओ ब्लड ग्रुप। इसीलिए ओ यूनिवर्सल डोनर है। क्यों दे सकता है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। तो अगर वो उसका ब्लड किसी की बॉडी में जाएगा तो सामने वाले की बॉडी डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगी। क्या डिटेक्ट करेगी, जब कोई एंटीजन आएगा तब डिटेक्ट करेगी। ओ के पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है तो डिटेक्ट कहां से होगा। इसलिए ओ एंटीजन, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये ब्लड ग्रुप के बारे में है। किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लेंसटेनर ने डिस्कवर किया था। कार्ल लेंसटेनर ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, ये सब कुछ होने के बाद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी, ये सब कुछ होने के बाद अब बराबर ब्लड चढ़ाया जा रहा था। ए को ए चढ़ा रहे थे, बी को बी चढ़ा रहे थे, ए बी को ए बी चढ़ा रहे थे, ओ को ओ ही चढ़ा रहे थे। फिर भी देखा गया कि कुछ केसेस में डेथ हो रही थी, कुछ केसेस में डेथ हो रही थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कार्ल लेंसटेनर को कि ये क्या हो रहा है। मैंने इतनी बड़ी रिसर्च की, इतनी बड़ी डिस्कवरी की, तो भी लोगों की डेथ हो रही है। अभी तो ब्लड मैच करके चढ़ाया जा रहा है, फिर भी डेथ क्यों हो रही है। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत बहुत देर तक सब कुछ अच्छे से देखा होगा फिर से, बट उनको कुछ समझ ही नहीं आया। बहुत रिसर्च करने वापस उन्होंने अपने रिसर्च पर काम करना चालू किया होगा, बट उनको कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो उनका ही स्टूडेंट, कुछ समय बाद उनका ही स्टूडेंट जिसका नाम था वीनर, उसने भी रिसर्च करना चालू कर दिया। उसको समझ गया कि उनके टीचर यानी जो कार्ल लेंसटेनर है उनसे कुछ तो मिस हो गया है, कुछ तो उनसे छूट गया है, कुछ तो उनसे छूट गया है जो वो देख नहीं पाए, मिस हो गया उनसे कुछ तो वीनर ने फिर से रिसर्च करना चालू किया। जब उन्होंने रिसर्च करना चालू किया तो उन्होंने सबसे पहले रिसर्च किसके ऊपर किया, सबसे पहले उन्होंने रिसर्च किया रीसस मंकी पर। मंकीज पर रिसर्च करना चालू किया, इंसानों पर नहीं। एक टाइप के मंकी होते हैं जिनको बोलते हैं रीसस मंकी। ठीक है, रीसस मंकी। ठीक है, तो उन्होंने इस मंकी के आरबीसी पर रिसर्च करना चालू किया। इन मंकी के आरबीसी के ऊपर रिसर्च करना चालू किया तो उनको पता चला कि इन मंकी के आरबीसी के सरफेस पर एक और एंटीजन था जो कार्ल लेंसटेनर को नहीं दिखा। इस एंटीजन का नाम उन्होंने क्या रख दिया, आर एच एंटीजन। क्या नाम रखा, आर एच एंटीजन। क्यों आर एच एंटीजन नाम रखा, क्योंकि ये एंटीजन डिस्कवर हुआ था रीसस मंकी में, और रीसस मंकी के स्टार्ट के 2 लेटर को लिया, आर एच को, और उन्होंने इस एंटीजन का नाम रखा आर एच एंटीजन। आर एच एंटीजन, क्योंकि ये एंटीजन डिस्कवर हुआ था रीसस मंकी में। और उन्होंने बोला इसी एंटीजन का एक और नाम भी रखा, उन्होंने बोला इसका नाम होगा डी एंटीजन। ध्यान रखना, सी एंटीजन करके कुछ नहीं होता है, डी एंटीजन। तो आर एच एंटीजन और डी एंटीजन एक ही चीज होती है। अब ये तो मंकी पर रिसर्च था, तो उन्होंने बाद में उनको पता था कि मंकीज का और इंसानों का डीएनए कुछ हद तक मैच करता है। इनफैक्ट कुछ हद तक क्या, बहुत ज्यादा मैच करता है। तो जो चीजें मंकी के अंदर होगी, मंकी की बॉडीज में होगी, हो सकता है वो इंसानों में भी हो। तो इस बार अब उन्होंने इंसानों पर रिसर्च करना चालू किया, और उन्होंने भी इंसानों के डिफरेंट डिफरेंट ब्लड के सैंपल्स दिए और उन्होंने उसके आरबीसी पर रिसर्च करना चालू किया। तो उनको पता चला कि जो चीज कार्ल लेंसटेनर नहीं देख पाए थे वो थी यही, आर एच एंटीजन। मतलब उन्होंने देखा कि लोगों के आरबीसी के ऊपर एक और एंटीजन था जो कार्ल लेंसटेनर नहीं देख पाए, और वो था आर एच एंटीजन। यानी जो मंकीज के अंदर था वो सेम टू सेम इंसानों के अंदर भी था, इंसानों के अंदर भी था, बट सबके अंदर नहीं। उन्होंने बोला आज से कि जिनके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होगा, जिनके आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन प्रेजेंट होगा, वो आज से कहलाएंगे आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। इन शॉर्ट, नॉर्मली बोलूं तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और अगर आरबीसी के सरफेस पर किसी इंसान के आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन नहीं है तो वो कहलाएंगे आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। और उन्होंने क्या देखा,
दुनिया में 80% लोग ऐसे थे जिनके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन था। मतलब दुनिया में 80% लोग पॉजिटिव है और 20% लोग नेगेटिव है एज पर एनसीईआरटी। मतलब अब से क्या पता चला, अब से यही उनसे मिस्टेक हो रही थी और ये इनसे मिस्टेक हो रही थी, इसी वजह से लोग मर रहे थे। क्या हुआ फिर से? अब समझो कि मैंने आपको बोला जरूर था कि ए बी क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, किसी से भी ब्लड ले सकता है। बट समझो कि किसी के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है और एंटीजन बी दोनों है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। बट अगर उसके आरबीसी के सरफेस पर, अब सिर्फ हमें दो ही एंटीजन नहीं देखने हैं, हमें तीसरा भी देखना होगा। मतलब समझो किसी के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, ए और बी दो ही है, मतलब तीसरा नहीं है, मतलब आरएच नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव, है ना? और अगर समझो किसी के आरबीसी के सरफेस पर ए बी है, बी भी है और आरएच भी है, वो कहलाएगा ए बी पॉजिटिव। इन शॉर्ट इतना ध्यान रखना है, हमें तीसरा एंटीजन भी चेक करना है आपसे, दो ही नहीं, तीसरा भी। तो अगर वो तीसरा एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप कहलाएगा पॉजिटिव, अगर वो तीसरा एंटीजन नहीं है तो वो कहलाएगा नेगेटिव। इस तरह से टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो गए अब? 8। जो पहले 4 थे वो 8 हो गए, क्योंकि अब वापस हर एक के साथ आपको क्या करना है, हर ब्लड ग्रुप के आगे लगाना है नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब अगर समझो किसी के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन, सिर्फ एंटीजन ए है, तो वो क्या कहलाएगा? ए नेगेटिव। और ए और आरएच दोनों है तो वो कहलाएगा ए पॉजिटिव। सिर्फ बी है तो वो कहलाएगा बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। और अगर बी भी है और आरएच भी है तो वो कहलाएगा बी पॉजिटिव। अगर ए बी ही है तो वो कहलाएगा ए बी नेगेटिव, ए बी और आरएच है तो वो कहलाएगा ए बी पॉजिटिव। ओ यानी कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन, कोई भी नहीं, ना ए है ना बी है ना आरएच है, तो वो होगा आर ओ नेगेटिव। और समझो ना तो ए है ना ही बी है, बट अगर आरएच है वो कहलाएगा ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। और इस तरह से टोटल 8 ब्लड ग्रुप हो गए। तो मतलब अब से अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे आरबीसी के सरफेस पर टोटल कितने एंटीजन डिस्कवर हुए, 3, एंटीजन ए, एंटीजन बी और आरएच एंटीजन, तो टोटल कितने आरबीसी ब्लड के एंटीजन कितने, टोटल कितने एंटीजन से? ब्लड एंटीजन 3 एंटीजन से। कौन से? एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन डी, या तो डी एंटीजन या फिर आप उसको और क्या बोल सकते हो, आरएच एंटीजन, एक ही चीज होती है। ये तीनों क्या हुए? इन तीनों को एक साथ क्या बोल सकते हैं हम? ब्लड एंटीजन्स। और इन ब्लड एंटीजन्स हमेशा किधर होते हैं? सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है। और इस तरह से कितने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम सामने आए? 2 ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जिसकी मदद से हम क्या बोलते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। और दूसरा आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जिसके बेसिस पर हम इतना बोलते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसीलिए याद रखना, पूरे वर्ल्ड में 2 ही ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम फॉलो होती है, 2 ही ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम फॉलो होती है ना? 2 ही ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम फॉलो होती है। कौन सी 2? एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। याद रखना, एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आर मोस्ट वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्हीं को यूज किया जाता है। समझ में आया? पूरे वर्ल्ड में इन्हीं 2 चीजों की मदद से ब्लड ग्रुप्स को चेक किया जाता है और इसी की मदद से ब्लड ग्रुप बताया जाता है। कोई ऐसा उठकर नहीं आएगा और बोलेगा मेरा ब्लड ग्रुप आर है या मेरा ब्लड ग्रुप जे है, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। पूरी दुनिया में ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम यही 2 है, ए बी और आर एच। कोई भी इंसान अपना ब्लड ग्रुप बताएगा तो वो ऐसे ही बताएगा, इन्हीं 8 में से कोई ना कोई बताएगा, इन्हीं 8 में से कोई ना कोई बताएगा। कौन से 8? वो जो आपके सामने थे। या तो ये पॉजिटिव बोलेगा या ये नेगेटिव बोलेगा, या तो बी पॉजिटिव बोलेगा या बी नेगेटिव बोलेगा, या ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, या ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव बोलेगा। ठीक है। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स कौन से? एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आर मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो ठीक है। आपकी आवाज थोड़ी लो हो गई है। हाँ, तो मतलब मेरे ये जा चुके हैं, तो 1 मिनट
थोड़ी देर से रुकना पड़ेगा आप लोग को। अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ। आ रही होगी, बट आई थिंक मेरे इसमें से बैटरी डाउन हो गई है, मुझे डायरेक्ट बोलना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट बोलता हूँ बिना उसके। अगर नहीं आवाज आती तो मुझे बताओ। तब तक वो चार्ज हो ही रहा है, देखते हैं कितना चार्ज होता है। इसकी बैटरी जा चुकी है शायद, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। वेट। ठीक है, एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम प्लीज ध्यान रखना ये। ठीक है, दुनिया में कितने लोग पॉजिटिव है? 80%। कितने नेगेटिव है? 20% नेगेटिव है। ये ध्यान रखना है। आरएच एंटीजन डिस्कवर किधर किस में हुआ था? रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ था। रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ था, है ना? इसीलिए इस एंटीजन का नाम रखा गया आरएच एंटीजन। और क्या नाम है? एंटीजन डी। एंटीजन डी, याद रखना, आरएच एंटीजन और एंटीजन डी एक सर ही। आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। तो नहीं आएगी शायद वो इसलिए क्योंकि ईयरफोन नहीं है, ईयरफोन की बैटरी जा चुकी है। या फिर रुको थोड़ा, 10 मिनट रुको, थोड़ा चार्ज, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट रुको एटलीस्ट, थोड़ा चार्ज हो जाएगा। 2 मिनट रुको। ओके सर। ठीक है, वेट करो 5 मिनट, थोड़ा चार्ज होने दो। तब तक आप लोग ये रिवाइज कर लो, जितना मैंने समझाया है उसको रिवाइज कर लो, या फिर एनसीईआरटी में से पढ़ लो निकाल कर। डब्ल्यूबीसीज देखो, डब्ल्यूबीसीज निकाल कर देखो, और प्लेटलेट निकाल के देखो, ब्लड ग्रुप जो पढ़ाया है एक बार एनसीईआरटी में रीड लगाओ, देखो। ठीक है।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, यस सर। एक काम करते हैं, इस लेक्चर को बस यहीं रखते हैं, अगले क्लास में पढ़ते हैं, बिकॉज कुछ इशू हो रहा है आई थिंक ब्लूटूथ का। आई थिंक मोर देन इनफ है। आरएच का खाली एक टॉपिक रह गया, बाकी हो गया, ब्लड ग्रुप डन है। ठीक है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं फिलहाल। फिर नहीं ओके होगा। चलो बाय। बाय।